हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं कमल गुप्ता, आपका फिजिक्स का टीचर और मेंटर डीजीजी के प्लेटफॉर्म से आपका फिर से स्वागत करता हूं। बेटा, आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं एनडीए 2022 की जो पहली एग्ज़ाम है उसके फिजिक्स के इम्पोर्टेंस टॉपिक, ताकि हम एनडीए को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे इजीली क्रैक कर पाएँ। देखिए, आपको सिलेबस पता है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो हमें क्रस्ट को पढ़ना है, और क्रस्ट में कितना और कैसे पढ़े इन इफेक्टिव 10 से 15 दिन के बीच, ताकि हम यहाँ पर एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट कर पाएं और रिजल्ट के साथ आउटकम ले पाएं। क्लियर है बेटा? तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस टॉपिक के साथ। मैं आपको पहले चैप्टर्स जो है इंपॉर्टेंस वो बताऊंगा, और इंपॉर्टेंस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, कैसे कैसे पढ़ना है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे बेटा। तो इंपॉर्टेंस टॉपिक में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो टॉपिक आएगा बेटा, मैकेनिक्स आएगा। मैकेनिक्स वैसे तो बहुत ही वास्ट है, क्लास 11th पूरी ही मैकेनिक्स है बेटे। आपका यूनिट एंड डायमेंशन से लेके काइनेमेटिक्स, फिर लॉज ऑफ मोशन, फिर वर्क एंड एनर्जी, एंड देन रोटेशन मोशन, ये सब और इवन आपका वेव एंड ऑक्सीलेशन, सब मैकेनिक्स के अंदर इंक्लूड होता है बेटा। ठीक है, तो मैकेनिक्स में जो आपको पढ़ना है मेन वो है पहले यूनिट एंड डायमेंशंस। यूनिट एंड डायमेंशन बेटा, देखो, एनडी एग्जाम कोई ज्यादा डेप्थ नहीं मांगता आपसे। एनडी एग्जाम आपको मांगता है कि आपको पूरा, जो अगर मैं कहूँ, आउटकम पता है कि नहीं पता है, बस। तो आपको डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और डायमेंशन पता होनी चाहिए। और इसमें 3-4 प्रकार के टॉपिक है जिनके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो आपका टॉपिक क्या है कि मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 3-4 क्वांटिटीज दे दी। मान लो मैंने दे दिया एंगुलर मोमेंटम एल दे दिया, फिर वेलोसिटी दे दी, फिर आर कोई भी रेडियस वगैरह दे दी, ठीक है। और मैंने पूछ लिया कि इसके बाद जो ये फिजिकल क्वांटिटी बनेगी उसकी आप डायमेंशन बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से एक छोटा छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि भाई 3-4 क्वांटिटीज दे दी, उनकी मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, और जो रिजल्ट आया आपके पास, जो उस वो जो रिजल्ट आया, जो डायमेंशन वाइज आया, वो किस फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन के साथ मैच करती है, ठीक है। एक छोटा क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई बताइए इम्पल्स की डायमेंशन किस क्वांटिटीज की फिजिकल डायमेंशन के किस फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन के साथ मिलती है, ठीक है। तो आपको पता है वो मोमेंटम है। तो इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। दूसरी चीज आपको जो समझनी है वो ये है कि इसमें आपको पहले तो मैंने आपको बता दिया, आपको यूनिट एंड डायमेंशन में करना क्या है कि सबकी डायमेंशन और यूनिट याद होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेशन दे देगा और मल्टीप्लिकेशन को जो प्रोडक्ट मिलेगा उसकी डायमेंशन आपसे पूछ लेगा। दूसरी चीज आपसे पूछेगा कि अगर हम बात करें कि एक क्वेश्चन देता हूं मैं, P प्लस ए बाय वी स्क्वेयर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी। अब ये कहेगा ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये भी वॉल्यूम है। आर आपको पता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है बेटा, और आपको ए और बी की डायमेंशन पूछ लेगा टू फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ अननोन इन ए पर्टिकुलर इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं बेटे बात? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फोर्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी क्यूब, फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। क्लियर है? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पता है। आपको करना क्या है, देखो, बीच में जब भी प्लस या माइनस हो तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपको याद आनी चाहिए, है ना। तो आपको पता है ये इक्वल टू भी है, इक्वल टू आपको पता है बेटा कि इक्वल टू कब होता है, जब इधर भी अगर फोर्स है तो उधर भी क्या होगा, फोर्स होगा। तो आपको इस क्वांटिटी को भी फोर्स के बराबर रखना पड़ेगा। एक मिनट, इस क्वांटिटी को भी किसके बराबर रखना पड़ेगा बेटा, फोर्स के बराबर रखना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पर फोर्स इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी क्यूब है बेटे। फोर्स है, अगर इधर फोर्स है तो इक्वल टू है, तो बेटा ये भी तो फोर्स ही होगा, ये सुनो। और बीच में प्लस है, प्लस और माइनस तभी हो सकते हैं बेटा, अगर मान लो माइनस भी होता, प्लस और माइनस तभी हो सकते हैं जब सेम क्वांटिटीज हो। रुपए में रुपए ही ऐड होंगे, पैसे में पैसे ही ऐड होंगे। तो अगर ये फोर्स है तो ये टोटल भी फोर्स है, तो पक्का ये भी फोर्स होगा और ये भी क्या होगा, फोर्स होगा। क्लियर है? तो आप अल्टीमेटली ए टी स्क्वायर को किसके बराबर रख देंगे, फोर्स की डायमेंशन के, डेट विल बी एम एल टी माइनस टू, और वहां से टी की डायमेंशन फिर पुट करके हम ए की डायमेंशन निकालेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? अच्छा, अब इसके बाद
अब आते हैं मैकेनिक्स पार्ट में, काइनेमेटिक्स में। काइनेमेटिक्स में क्या पूछ सकता है सर? काइनेमेटिक्स में पहले तो आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर आपको पता है देन वी विल मूव टूवर्ड्स द स्पीड और वेलोसिटी, और एवरेज के ऊपर बात करेगा वो। ठीक है, एवरेज स्पीड होती क्या है बेटे? एवरेज स्पीड होगी क्या? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बेटे? एवरेज वेलोसिटी होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। क्लियर है? इसके बाद अगर हम बात करें, आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको पता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। और उसके आगे जाएं तो हमें इंस्टेंटेनियस मोशन को पढ़ने को मिलता है। इंस्टेंटेनियस मोशन आपका, आप उसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो यूनिट एंड डायमेंशन में तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी जो पॉइंट बता रहा हूं मैं वो क्या है बेटा? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में आपको पढ़ना क्या क्या है? आपको पहले पढ़ना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूसरा आपको पढ़ना है स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, और ये एवरेज पढ़नी है बेटा आपको, एवरेज। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? इसके बाद आपको पढ़ना है क्या? इंस्टेंटेनियस मोशन। हल्का फुल्का आपका उसी लेवल का आएगा जैसे आप पढ़ते आए हो। ठीक है, इंस्टेंटेनियस मोशन, इंस्टेंटेनियस मोशन। इसके बाद बेटा हमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस विल बी द स्टार, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर उसके बाद बेटे इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद आपको पढ़ना है कि कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे अगर हम बात करें कि एटी का एरिया क्या देता है ना, वीटी का एरिया क्या देता है, एटी का सॉरी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है बेटा आपको, है ना, और उसके बाद आपको वीटी का स्लोप क्या देता है। ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए बेटा। वीटी का स्लोप क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। एक्सटी का स्लोप आपको स्पीड देगा। और वीटी का एरिया क्या देगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट देगा। और एटी का एरिया आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर है कि नहीं बेटा बात आपको? तो ये चीजें आपको पढ़नी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी एवरेज, इंस्टेंटेनियस मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दिस पर्टिकुलर ग्राफ के ऊपर जो आते हैं क्वेश्चन वो ये हैं कि ग्राफ के ऊपर आपको, ग्राफ के ऊपर ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि अगर हम 80 का ग्राफ बनाएं और 80 का एरिया ले लें तो हमें क्या मिलेगा बेटा? चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। वीटी का ग्राफ बनाएं और वीटी का एरिया ले लें तो हमें क्या मिलेगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। और एक्सटी का स्लोप क्या लेंगे? वेलोसिटी देगा। और जो वीटी का स्लोप आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वेक्टर। वेक्टर में आपको एडिशन पता होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, दो प्रकार की, डेट इज डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, डेट्स ऑल। इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन दो प्रकार के हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक क्या है बेटा आपका? एंगुलर। तो आपके उसमें 3-4 फॉर्मूले हैं आपको याद होने चाहिए, रेंज का, हाइट का और टाइम पीरियड का। ठीक है, उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम आगे बढ़ जाएं तो आता है फोर्स। फोर्स में आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ। ठीक है, और वहां पर कुछ चीजें हैं, जैसे लिफ्ट प्रॉब्लम है कि लिफ्ट में आदमी ऊपर गया तो उसका वेट बढ़ा कि घटा। ठीक है, अगर लिफ्ट एक्सेलरेट करते हुए ऊपर गई तो ठीक है बेटा, और या फिर नीचे आई, और या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है तो उसका वेट घटता है कि बढ़ता है अपेरेंट, उसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए आपको, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको पता है कि आपको सिस्टम के बारे में बात करनी पड़ेगी जहां पर नेट फोर्स क्या हो बेटा? जीरो हो। नेट फोर्स जीरो होगा तो फिर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इजिली लगा पाएंगे। क्लियर है? उसके बाद अगर हम आगे और बढ़ जाएं तो फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है और कैसे लगता है। क्लियरिटी है? और आपको पता होगा ये बात तो कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, डेट इज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो काइनेटिक से ज़्यादा होना चाहिए। तो छोटी छोटी बातें आपको कवर करते हुए चलना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कब होता है? जब आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो और आपकी स्पीड कांस्टेंट हो, परंतु सर्कुलर मोशन करेंगे तो डायरेक्शन लगातार क्या होगी? चेंज। तो आपकी स्पीड बेशक कांस्टेंट हो परंतु वेलोसिटी क्या कर जाएगी? चेंज। क्योंकि वेलोसिटी होती क्या है बेटा? वेलोसिटी होती है क्या? आपकी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन।
जबकि स्पीड सिर्फ क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड है। बात क्लियरिटी हुई? तो वेलोसिटी बदलेगी तो एक्सेलरेशन आएगा, और उस एक्सेलरेशन को नाम आपने क्या दिया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसके बराबर है बेटा, v स्क्वायर बाय r के, ठीक है। और डायरेक्शन टुवर्ड्स दी क्या होगी, सेंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है। इसके बाद हमें आगे नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी में आपको पता है वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस, ठीक है। और डॉट प्रोडक्ट करना आपको आता ही है वेक्टर से, ठीक है। और उसके बाद आपको ये भी पता है कि इसके टाइप क्या हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है बेटे। और वर्क में से ज़्यादा और क्या सीख सकते हो आप, एक तो इसके टाइप बता दिया आपने, एक वर्क की खुद डेफिनेशन ही बता दिया आपने। और इसमें आपको दो तीन बातें याद रखनी है। अगर फोर्स वेरिएबल हो, फोर्स इज फंक्शन ऑफ एक्स दे रखा हो बेटे, सर कैसे समझ नहीं आया, कल को फोर्स ऐसे दे दिया एक्स स्क्वेयर प्लस 2, तो देखो जैसे जैसे एक्स बदलेगा फोर्स भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फोर्स अगर चेंज हो जाएगा तो ये वेरिएबल फोर्स है, तो उस केस में वर्क डन कैसे निकालेंगे बेटा, आप निकालोगे एफ डॉट डी एक्स से। फोर्स को एज इट इज पुट करके उसका इंटीग्रेट करेंगे, और लिमिट अगले ने दे रखी होगी x1 टू x2। चौथी बात आपको मैं बताना चाहता हूं, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट कर्व अगर आपको मिले, अगर उसका एरिया निकाल लेंगे, वो भी आपको क्या देगा बेटा, वर्क डन देगा। क्लियर है कि नहीं बेटे बात आपको? तो एक्चुअली में मैं आपको टॉपिक भी बताता जा रहा हूं साथ साथ, और चैप्टर भी जो इंपॉर्टेंट है आपके। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, और उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, और अब हम आ रहे हैं वर्क पावर एंड एनर्जी पर। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो बेसिक बेसिक चीजें आप कवर करते हुए चल रहे हैं। देन यू मस्ट नो द what kind of force includes in the conservative force and non conservative force, ठीक है। और फिर आपको एक छोटी सी थ्योरम है, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, दैट विल बी वर्क इज इक्वल टू नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा। बात समझ में आई बेटा? अब फिर यहाँ पर आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आती है, जिसमें एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में चेंज होती रहती है। जैसे अगर मैं पेन को इसको गिराऊं तो यहाँ पर इसके पास क्या है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जब यहाँ पर आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। इस बात को समझ लिया आपने। देन वी विल मूव टूवर्ड्स दी कोलिजन। कोलिजन आपको इलास्टिक कोलिजन पता है, इन इलास्टिक कोलिजन पता है, उसमें क्या क्या होता है, किस कोलिजन में क्या चीज़ कंजर्व है, थियोरेटिकली आपको ज़्यादा नॉलेज रखनी है, ठीक है। दो बॉल्स दे रखी हैं, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इसकी वेलोसिटी u1 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। इनका कोलिजन होता है, कोलिजन होने के बाद इनकी वेलोसिटी v1 और v2 है। तो v1 और v2 को आपको m1 m2 u1 और u2 की फॉर्म में याद होना चाहिए। क्लियर है? और किस कोलिजन में क्या चीज़ कंजर्व है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रोटेशन में बढ़ते हैं। रोटेशन में हालांकि इक्वेशन ऑफ मोशन को ही रोटेशनल मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, थोड़ी सी समझदारी बरतें तो, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन में एक वो इंपॉर्टेंट है, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के, जैसे आपके पास रिंग हो गई, डिस्क हो गई, इन सब के आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद होने चाहिए बेटे। क्लियर है? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इनमें आ रहा है वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आप मानकर चलिए एनडीए का फेवरेट टॉपिक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो उसमें क्या पढ़ें सर, ग्रेविटेशन में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, क्या ये मीडियम डिपेंडेंट है कि नहीं है, ठीक है। और आप आंसर करें इसको, जो मतलब कि कमेंट करें कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडीज के बीच के मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। ये मैं आपको आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप कमेंट करें, ठीक है। और इसके बाद बेटा अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका वेरिएशन ऑफ जी। हाइट के साथ कितना हुआ, डेप्थ के साथ कितना हुआ, सरफेस पर कितना है, इन सब बातों का आपको नॉलेज में रखना है। क्लियर है बेटा? उसके बाद आपका है क्या है, सैटेलाइट और एस्केप वेलोसिटी। सैटेलाइट में आपको पढ़ना क्या क्या है कि टाइम पीरियड क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, इन बातों को पढ़ना है आपको। और देन एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट जी आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। क्लियर है? एंड देन यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड पोलर सैटेलाइट। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने आपको बताया यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, देन लॉज ऑफ मोशन बेटा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, देन वर्क पावर एनर्जी बेटे, देन रोटेशनल मोशन में मैंने थोड़ा सा ही बताया क्योंकि रोटेशनल मोशन जो हॉट टॉपिक नहीं रहा है एनडीए का कभी भी, ठीक है। जो हॉट टॉपिक रहा है वो है ग्रेविटेशन, ठीक है। हालांकि इसके बाद एक टॉपिक है दैट इज बल्क प्रॉपर्टीज।
बल्क प्रॉपर्टीज कहने को तो बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है बेटा, और लेकिन क्वेश्चन भी आते हैं, तो कुछ कुछ पॉइंट है आपको वो याद रखने होंगे। मैं ज़्यादा उनमें डिटेल में आपके साथ शेयर करूँ भी तो फायदा नहीं है, क्योंकि बात है सिर्फ 10 दिन के अंदर पढ़ने की। तो जो आपका प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मटेरियल है, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मटेरियल, उसमें आपको स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में ज़्यादा ख्याल रखना है। प्रेशर कैसे बढ़ता है डेप्थ के साथ, उसके बारे में पता होना चाहिए। पास्कल्स लॉ क्या है, क्लियर है बेटा। और फिर सरफेस टेंशन सोप बबल में कितनी है, एयर बबल में कितनी है, लिक्विड बबल में कितनी है। देन वी विल मूव टूवर्ड्स दी जो है कैपिलरिटी। ठीक है बेटे, कैपिलरिटी के बाद आपके पास आ जाते हैं, हम आगे बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम। ये सब थ्योरेटिकली आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बर्नौलीज थ्योरम की क्या क्या जो है लिमिटेशन या जम्पशन है वो आपको पता होने चाहिए बेटे। इसके बाद आगे बढ़ जाएं तो आपका जो उसके ऊपर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर भी क्वेश्चन आते हैं बेटे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी आपका पिछले 2-3 साल से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े बेटे, आगे बढ़ने पर हमें मिलता है क्या, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कैसे टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, ठीक है। इसके बारे में आपको नोटिस में रखना है कि भाई कैसे बढ़ी कैसे घटी टेम्परेचर के साथ, गैस की लिक्विड की, सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इन सब चीज़ों के फॉर्मूले, यूनिट एंड डायमेंशंस आपको पता होने चाहिए, और ज़्यादा कुछ आपसे पूछने वाला है नहीं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में है ही क्या बेटा, अगर हम देखें मेन टॉपिक्स के बारे में बात करें, 4 प्रोसेस हैं, और उनमें से भी लड़ाई मैक्सिमम किस में रहती है, आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रेफ्रिजरेटर एंड हीट इंजन। तो इन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे, बात बन जाएगी अपनी, ठीक है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको रेफर नहीं करूंगा वेव्स एंड एसएचएम के थ्रू जाने के लिए, क्योंकि वास्ट टॉपिक है और आपको ज़्यादा फायदा भी नहीं होने वाला, क्वेश्चन एक आएगा। अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एसएचएम को पढ़िए। एसएचएम में आपको डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इनके बारे में पता है तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, क्लियर है। अब ये तो बात हो गई बेटा क्लास 11th की। एक और टॉपिक रहता है केटीजी, छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। उसमें आपके पास आरएमएस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी जो भी है इनके बारे में आपको पढ़ना है। एक लॉ ऑफ इक्विपोटेंशियल, ठीक है, एनर्जी, इन चीज़ों के बारे में आपको देखना है। इसके बारे बाद आप बात करते हैं 12th के सेक्शन में। 12th में पहले आपकी आता है इलेक्ट्रिक पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक से बेटा क्वेश्चन बहुत ना के बराबर बने हैं आज तक, ठीक। तो इस पर ज़्यादा अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है, समय मिलेगा तब देख लेंगे, लेकिन अभी फोकस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद बेटा बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की। हाँ, इसमें क्वेश्चन आते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी में हल्के फुल्के क्वेश्चन आते हैं कि वायर दे दी, वो जैसे बल्ब है, बल्ब के अंदर टंगस्टन की वायर क्यों है बेटा, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, रेजिस्टिविटी हाई है, इस वायर को खींच दिया तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसको कंप्रेस कर दिया तो कितने गुना कम हो जाएगा। इन सब बातों के ऊपर क्वेश्चन लगातार आए हैं। उसके बाद सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, भाई 2 रेजिस्टेंस दे दिए, आपने बैटरी सप्लाई कर लगा दी और बताइए इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट गया या इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन में। इस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं। और कुछ छोटी छोटी बातें पूछ लेता है कि भाई जो आपका किरचॉफ्स लॉ है, फर्स्ट लॉ वो किस पर बेस है, सेकंड लॉ किस पर बेस है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, और कुछ ज़्यादा डेप्थ में चीज़ पूछी नहीं गई है, क्लियर है। फिर इसके बाद आपको मिलेगा ये तो इलेक्ट्रिक पार्ट हो गया। फिर आता है मैग्नेटिक पार्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें आपको पढ़ना क्या है, बायट सर्वट लॉ आपके बारे में है। बायट सर्वट लॉ आप पढ़ सकते हैं। बायट सर्वट लॉ की सर्कुलर रिंग के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर। इन चीज़ों के बारे में आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो फोर्स कैसे लगेगा, इनकी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्लियर है बेटा। फिर इसमें आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक मटेरियल्स कैसे होते हैं, फेरो, पैरा, डाया, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए बेटे, ठीक है।
इसके बाद आपको पता है कि एक फोर्स कितना लगता है चार्ज पार्टिकल पर अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, क्यू वी क्रॉस बी। इनके ऊपर लगातार क्वेश्चन आए हैं और आते रहेंगे, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। देन अगला अगर हम देखें ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इनके बारे में आप याद रखेंगे और समझदारी से इनके क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे। अगर मैं एसी की बात करूँ, एसी में एवरेज करंट क्या है, आपका आरएमएस करंट क्या है, ठीक है। इसी तरीके से एवरेज वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज, इनके बारे में आपको याद रखना है। इंडक्टिव कैपेसिटेंस, रिएक्टिव कैपेसिटेंस, ठीक है, इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है बेटा, और इम्पीडेंस, पावर फैक्टर, इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। एंड लास्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इन चीज़ों को अगर आप याद करके जाएंगे तो बेशक आप शर्त लगा लीजिए मेरे साथ कि आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आपके क्वेश्चन मोस्टली अटेम्प्ट हो जाएंगे बेटा। लास्ट जो आप कह सकते हैं सुपर हीरो चैप्टर है हमारा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपको पढ़ना क्या है, दो ही चीज़, ज़्यादा मत पढ़िए। ऑप्टिक्स जो 12th में पढ़िए बहुत ज़्यादा है, आपको पढ़नी है दो चीज़, एक तो पढ़नी है आपको मिरर्स और एक पढ़ने है आपको लेंस। मिरर में आपको स्फेरिकल लेंस और आपको पढ़ना है बेटा स्फेरिकल लेंस में दो प्रकार के, डेट इज कन्वेक्स और कनकेव। इसी प्रकार लेंस जो है, लेंस भी दो प्रकार के हैं बेटा, कन्वेक्स और कनकेव। क्लियर है, उनकी मैग्निफिकेशन, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये सब बातें आपको याद होनी चाहिए बेटे। क्लियर है। और पावर क्या होती है, फोकल लेंथ कट कर दिया लेंस को, कैसे घटी कैसे बढ़ी, टेलीस्कोप में क्या है वो आपको याद होना चाहिए, कौन सा लेंस बड़ा है छोटा है आगे पीछे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आई का टॉपिक है, हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, ये सब आपको याद होनी चाहिए बेटा। क्लियर है, इन चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे, यू विल गेट द गुड मार्क्स, ठीक है। अब फिर आगे आती है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की ज़्यादा वैल्यू मैं समझता नहीं हूँ फॉर द एनडी एग्जाम, और इन 10 दिन के अंदर उसका रोल देखूँ तो थोड़ा सा कम मैं आंकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आपको प्रेफरेंस वाइज बात करूँ तो प्रेफरेंस आपको देनी है किन किन टॉपिक्स को, आपको देनी है ऑप्टिक्स को, ग्रेविटेशन को, और फिर अगर आपके पास समय है, अच्छा मतलब कर सकते हैं आप, समय तो है ही आपके पास, तो यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एंड एनर्जी। तो अगर मैं आपको लिख के दूं कि ये तो मस्ट है आपके पास, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, उसके बाद बेटा आपकी क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, फिर क्या है बेटा काइनेमेटिक्स, फिर है आपकी क्या लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, इसके बाद आपको कहूंगा मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसके बाद आप कह सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इन टॉपिक्स को बेटा आपको हॉट टॉपिक्स मानकर चलना है। समय है तो और पढ़ लीजिए, आप एसी पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए बेटा क्या मैं कह सकता हूँ एसएचएम पढ़ लीजिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अगर आपके फिर भी समय बचता है तो इन टॉपिक को भी आप कवर करें, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस केटीजी, फिर उसके बाद आप पढ़ लीजिए क्या एसएचएम, है ना बेटा, फिर आप पढ़ लीजिए एसी, ठीक है। तो अगर मैं इनमें भी अगर आपको बताऊं, इनको तो आप टॉप प्रायोरिटी पर रखेंगे, दिस एंड दिस, थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इन 3-4 चीज़ों को तो आप टॉप प्रायोरिटी पर रखेंगे, एंड दिस इज ऑल कॉल्ड मैकेनिक्स। क्लियर है बेटा। तो हल्का फुल्का आएगा, कैसा नहीं है कि बहुत बड़ा कुछ आने वाला है। और आने वाले समय में आप इस प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में पूरी फिजिक्स हम कवर करेंगे बेटा, ठीक है। सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक आपका कोर्स चलाया जाए और उसमें हम इस पूरी फिजिक्स को एनडी लेवल से कवर करें बेटे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा कि मेरा एक्सपीरियंस आपके काम आएगा और आप सफलता छुएंगे, एक नया मुकाम हासिल करेंगे और एक नया ट्रेंड सेट करेंगे आने वाले बच्चों के लिए, ठीक है। डिफेंस गुरुजी आप लोगों की सफलता में हमेशा आपका साथ देता रहेगा, यूं ही आपको ऐसे ही गाइड करता रहेगा, और आप भी हम लोगों को मोरल सपोर्ट बढ़ाते रहें, इसी तरीके से अपना प्यार बरसाते रहें, ठीक है बेटे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।